ये रोने की आवाज कैसी? मैं देखता हूँ। क्या हुआ हरिराम? कौन है वहां? नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। लगता है किसी ने मजाक किया है। कोई मजाक कर रहा था, शायद भाग गया। माफ करना नई नई पत्नी जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये रात ऐसी है कि देर चाहे जितनी भी हो जाए, रहती जवान है। और इस जवानी की चांदनी कमरे में बिखरी रहती है। उसी चांदनी की खातिर हम आपके चांद से मुखड़े को इस कमरे को दिखाने जा रहे हैं। और कितनी पियोगे? बहुत हो गया पीना। चलो अब चलकर सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाएं? आज हमारे भतीजे की शादी हुई है। शादी की खुशी में आज नहीं पिएंगे तो कब पिएंगे? मैं तो कहता हूँ भगवान, तुम भी एक दो घूंट पी ही लो। वाह वाह, खुद तो डूब ही रहे हो, मुझे भी लेकर डूबना चाहते हो? अरे भगवान, ये डूबना नहीं तैरना है मेरी राम प्यारी। एक बार पी कर तो देख। भाड़ में जाओ, आप और आपकी ये शराब। मैं चली सोने। अरे उर्मिला, तुम वापस क्यों आई? जाओ, मुझे चैन से पीने दो। अरे भगवान, तेरी आवाज को क्या हुआ? पहचाना? चारू, तू? आपने हमको पहचान लिया? हमको तो लगा था आप हमको पहचानोगे ही नहीं। चारू, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? मरने से डर लगता है? हाँ चारू, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ देती हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना है, नीचे गिरकर मत मर जाना। कौन है? कौन है? अरे अंजलि बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ चाहिए क्या? आपकी जान चाहिए। क्या? क्या चाहिए? आपकी जान। चारू, तू यहाँ कैसे? हाँ, हम। ये क्या कर रही हो चारू बेटा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दे मुझे, छोड़ देना, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, कोई है? चिल्लाओ, चीखो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे, आपकी आवाज यहाँ कोई नहीं सुन पाएगा। छोड़ देना। अरे, आपने पहचान लिया? मुझे तो लगा था चाहे कुछ हो जाए, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। ये तो कमाल हो गया कि मैं
सबको याद हूँ। लेकिन तुम तो मर चुकी हो, फिर तुम यहाँ कैसे? मर तो चुकी हूँ, लेकिन क्या करती, बदला लेने के लिए मुझे वापस आना पड़ा। जैसा आप लोगों ने किया वैसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। वैसे हमने आपके भाई और आपकी पत्नी को तो मार दिया, अब आपकी बारी है। आपके बाद बाकी सबको मार डालेंगे। अरे बेटा, बाथरूम बाद में जाना, पहले मेरी बात सुन। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? तू इधर तो आ पहले। बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ माँ? जिस अंजलि से तेरी शादी हुई है उस पर चारू की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। ये क्या कह रही हो माँ? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सच कह रही हूँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसने तेरे पिता और तेरे चाचा चाची को मार डाला है बेटा। वो हम दोनों को भी मार डालेगी। तुझे यकीन नहीं होता ना? चल कर रसोई में देख ले देख कितनी बेरहमी से मारा है उसने तेरे पिता को। हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तेरे चाचा की लाश बाहर पड़ी है और चाची की कमरे में। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मैंने रात में ही देख लिया था कि अंजलि नहीं, कोई और है। लेकिन वो चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो मुझे सब सपने जैसा लगा। अब हम क्या करेंगे माँ? अगर हम भागना भी चाहेंगे तो ये चारू हमें कहीं नहीं जाने देगी। क्यों ना हम चारू के पास जाकर उससे माफी मांग लें? बेटा, उसकी आत्मा गुस्से में है। अगर उसने हमें माफ नहीं किया तो? आगे खाई पीछे कुआं है माँ, गिरना दोनों जगह है। खतरा तो उठाना पड़ेगा। गलती की माफी मांग ली तो शायद वो हमें माफ कर दे। जैसा तू कहे बेटा, डूबते को तो तिनके का सहारा ही चाहिए। चल देखते हैं क्या होता है। अंजलि! चारू बेटा, क्या बात है, तुम दोनों भी हमको पहचान गए? कैसे नहीं पहचानेंगे, आखिर हम एक ही गांव के जो हैं बेटा। और तुम्हें तो मैंने गोद में खिलाया है चारू बिटिया। बिटिया नहीं, बहू। अगर तुम लोग भूल गए हो तो हम अपनी राम कहानी खुद अपने मुंह से ही सुना देते हैं। सुनो, हमारी और विकास की शादी कुछ महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही तुम लोग हमें हमारे पिताजी के पास छोड़कर शहर चले गए और हमारे ही दहेज के पैसों से व्यापार खड़ा करके अमीर बनकर हमें ही भूल गए। नहीं चारू बेटा, हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तो तुम्हें लेने आने वाले थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी बेटा। ओह, मतलब आप लोग ईमानदार थे, हम लोग ही गलत सोच के चलते मर गए। हाँ, काश आप लोग समय पर आ जाते तो आज हम और हमारे पिता जिंदा होते। झूठ बोलकर तो इंसान को बहला सकती है बुढ़िया, तुमको नहीं। तुम लोगों के पैसों की लालच ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। जानती है ये तो जानकी, तुम सबकी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हुई। हम कहीं भी जाते थे तो लोग हम पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमें छोड़ी हुई बताकर लड़के गंदे गंदे ताने मारा करते थे, इशारे करते थे। इसी
बदनामी के भार ने एक दिन हमारे माता पिता को मार डाला और फिर मुझे और मेरे मरते ही तुम दूसरी शादी के लिए आजाद हो गए। कितना पैसा लिया इस अंजलि से? बोलो। 11 लाख कैश, एक गाड़ी, एक बाइक, फ्रिज, टीवी, सब। लेकिन तू कहती है तो हम सब वापस कर देंगे बेटा। बस हमें माफ कर दे। हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। माफ कर दे हमें। चारू, मैं मानता हूँ कि हमसे गलती हुई है। हम अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज अंजलि के शरीर को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दे? जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति पाने के लिए तुम दोनों का मरना जरूरी है। नहीं चारू बेटा, थोड़ा तो ख्याल करो। मैं तुम्हारी सास हूँ और सास माँ समान होती है। ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ जब आपकी बेहोशी टूटेगी तो आपके सामने हजारों सवाल खड़े होंगे। शायद आपको उन सवालों का जवाब हमारी इस डायरी में मिल जाए। सदियों से एक कहावत हम आए दिन सुनते आए हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इस बात का मतलब यह है कि कर्मा घूम फिर कर वापस आता है और हर बुरे कर्म का मूलधन और ब्याज सब वसूल लेता है। सालों से दिल्ली में रहने वाले अभय को बेंगलोर की एक आईटी कंपनी ने मैनेजर पोस्ट नौकरी पर रखा है। उसी सिलसिले में अभय अपने परिवार के साथ दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वो नहीं जानते कि इनके परिवार का कर्मा इनसे सवाल जवाब करने वाला है, जहां होगा मौत का खूनी खेल। शीला, ध्यान से अलार्म लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो हम सोते रहें और स्टेशन छूट जाए। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी ने आपका ये काम आधे घंटे पहले ही कर दिया है। पूरे 4 अलार्म लगाए हैं। थैंक यू बेटा, एक तू ही है जो हर काम सही करती है। तेरी माँ के ऊपर कोई काम छोड़ दो तो समझो गई भैंस पानी में। कुछ ज्यादा नहीं हो गया अभय? गुड नाइट। पानी है क्या? कौन है भाई? अभय, क्या हुआ? पापा, आप ठीक हैं? खून 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 खून। पापा, पापा आंखें खोलिए पापा, क्या हुआ? अभय, कैसा खून? खून खून। अभय होश में आओ। अभय! शीला, आकृति, वो यहाँ एक लड़की थी, उसने खून की उल्टी की मेरे ऊपर। खून की उल्टी? मगर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है भाई साहब ने कोई बुरा सपना देख लिया है। पानी पिलाइए इन्हें। हाँ, लीजिए, पानी लीजिए। बहुत डरावना सपना था। सपनों का क्या है साहब, कभी हंसाते हैं तो कभी डराते हैं। तुम कौन हो? मेरा नाम काल है, अगला ही स्टेशन है मेरा, अरसिरकेरे जंक्शन।
कुछ लोगों से मिलना है वहाँ। वैसे आप कहाँ उतरने वाले हैं? हम तुमाकुरु उतरने वाले हैं। मेरे स्टेशन से अगला स्टेशन ही है, लेकिन संभल कर, वहाँ एक चुड़ैल भूत का साया है। किसी ने भी कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है। मेरा स्टेशन आ गया, जल्दी मिलते हैं। यह आदमी बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। अजनबियों की बातें अजीब लगना आम बात है पापा। तो हो जाए हाई फाई। अभय और उसका परिवार अपनी हंसी में बुरे सपने को पल भर में भूल गया, लेकिन अभय के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर नजर आने लगी थीं। मगर अपनी चिंता से ज्यादा अभी ध्यान उस स्टेशन पर देना था जहां उन्हें उतरना था। तुमाकुरु स्टेशन आते ही तीनों उतर गए। उस स्टेशन पर उतरने वाले वही 3 लोग थे। उनके उतरते ही ट्रेन आगे बढ़ गई। तीनों अभी स्टेशन से चलने ही वाले थे कि तभी आकृति की नजर स्टेशन के एक कोने में जल बुझ रही लाइट पर अटक गई, जहां लाइट बुझते ही उसे सफेद कपड़े पहने लड़की दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए आकृति को ट्रेन में मिलने वाले अजनबी काल की बात याद आ गई। वहां एक चुड़ैल भूत का साया आए दिन देखने को मिलता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होता है तो वो उसको छोड़ती नहीं है। पापा, पापा देखो उधर कोई है। कहाँ बेटा? उधर पापा देखिए ना, वो वही तो खड़ी है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मेरे पास मत आओ पापा, मेरे पास मत आओ। आकृति सुनो, रुको आकृति। आकृति, आकृति क्या हुआ तुम्हें? रुको। छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। पापा, हे भगवान, आकृति हवा में। अभय, कहीं इसके पीछे स्टेशन का चुड़ैल भूत वाला साया तो नहीं? शीला की बात सुनकर अभय सख्ते में था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। शीला को अपने सवाल से ज्यादा इंटरेस्ट अपनी बेटी में था, इसलिए अभय के जवाब से पहले ही वो वापस आकृति को बचाने दौड़ पड़ी। आकृति, आकृति! तभी वहां से एक और ट्रेन गुजरती है। उस ट्रेन के दरवाजे पर काल खड़ा है। अभय उसे जाता देखता है। काल मुस्कुरा उठता है। यह सब देखकर अभय की सांसें फूल जाती हैं। वो शीला के पीछे दौड़ता है। शीला, शीला रुको! कौन हो तुम और मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज, तुम जो भी हो, मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, प्लीज छोड़ दो मेरी बेटी को। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तो सच बोल। कैसा सच? मेरा सच। आरती? चलो याद तो आई। अब सच बता, वरना तेरी बेटी गई। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अभय, ये जो पूछ रही है इसे बता दो प्लीज, वरना हमारी बेटी। प्लीज बता दो अभय। आज से 25 साल पहले इसी स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पर एक कंपनी खुली थी। उसी कंपनी में आरती को बहुत अच्छी जॉब मिली थी। मुझे लगा अगर ये जॉब करने लगेगी तो मुझसे दूर हो जाएगी। आरती, प्लीज सुनो तो, क्यों करनी है तुम्हें ये जॉब यार? मैं हूं ना काम करने के लिए। छोड़ दो इस जॉब को और वापस चलो मेरे साथ। अभय प्लीज, तुम चले जाओ यहाँ से। और ये जॉब मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं।
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हम सिर्फ दोस्त हैं। इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो और ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो प्लीज। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो तू भी अपने मन की नहीं कर सकती। बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आरती को एसिड डालकर मार दिया, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं पुलिस से बच गया और एक दिन में ये शहर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जगह मुझे फिर वहीं खींच लाई। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो। माफ किया? तुमने तो इसे माफ कर दिया आरती, लेकिन हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। चलो बेटा। शीला, आकृति, प्लीज मेरी बात तो सुनो। शीला। लेकिन शीला और आकृति अभय की बात नहीं सुनते। तभी ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है। जो काल अभय की बोगी में था, जो एक दूसरी ट्रेन के दरवाजे पर भी था, वही काल इस ट्रेन के इंजन में इंजन ड्राइवर के बाजू में खड़ा था। अभय ने अपनी ओर आती ट्रेन की ओर देखा और अपनी गिल्ट से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया और काल की ट्रेन उसे साथ ले गई। मुझे माफ कर देना प्लीज। इंसान चाहे जो कर ले, बुरे काम का नतीजा एक न एक दिन उसे भुगतना ही पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप चोरी छुपे गलत काम करके बच जाएंगे, तो आप गलत सोचते हैं। काल हमेशा से हमारे साथ चलता है। आज की हमारी कहानी का आधार है जरूरत से ज्यादा बड़ी महत्वाकांक्षा। कुछ कर गुजरने की, कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा धरती पर पैदा होने वाले लगभग हर प्राणी के अंदर उफान मारती है। अच्छाई के रास्ते पर चलकर अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करता है, तो ऐसे सफल व्यक्ति का इस धरती पर कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर अपनी ऊंची महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कोई खून बहाने पर उतर आए, तो ऐसे व्यक्ति का अंत भयानक होता है। तुम्हें क्या लगता है बॉस ने हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया होगा? परेशान क्यों होते हो भाई? बॉस के पास ही तो जा रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। और भाई राजू, कैसे हो? घर में सब ठीक? जी साहब, सब अच्छे हैं। तुम भी न रवीश, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें कि चपरासी, लिफ्टमैन, हाउसकीपिंग वालों से बात मत किया करो। तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है। वो और मैं, हम दोनों इंसान हैं समर, और हम दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हमें हर इंसान का आदर सम्मान करना चाहिए। आदर सम्मान? अपनी भाषा तो देखो, गांव की किसी गंवार जैसी लग रही है। हाँ बॉस, आपने बुलाया? यस यस माय बॉय, कम इन, अंदर आ जाओ। समर भी आया है ना? यस यस सर, आई एम ऑल्सो इन सर। गुड, आ जाओ, बैठो। क्या बात है सर, आज आप कुछ सीरियस लग रहे हैं। जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले लेने में बहुत मुश्किल होती है। मैं भी इसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूं, इसलिए तुम्हें सीरियस दिखाई दे रहा हूं। खैर, आज मैंने इस कंपनी की जिम्मेदारी से फ्री होने का फैसला ले लिया है, और इस थोड़े से समय में तुम दोनों ने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए किसी नए इंसान को हायर करने की बजाय सोचा कि तुम दोनों में से किसी एक को कंपनी का सीईओ बना दूं। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी एक का ही चुनाव करना जरूरी भी था। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में रवीश से बड़ा हूं। मैं ही सीईओ बनूंगा। कल नए सीईओ की
ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सब जगह दे दी जाएगी। सो कल से बलराज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नया सीईओ होगा रवीश। इतने साल इस कंपनी को जिस पोजीशन के लिए दिए, वो पोजीशन इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं, चाहे मुझे इसके लिए रवीश की जान ही क्यों न लेनी पड़े। कॉन्ग्रेचुलेशन सीईओ सर। अरे क्या भाई, वैसे सच कहूं तो ये पोस्ट मुझे नहीं तुम्हें मिलनी चाहिए थी। तो पोस्ट मुझे दे दो। अरे मजाक कर रहा हूं, चल सेलिब्रेट करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे मगर यूं अचानक मेरी गाड़ी। आजकल लाइफ में बहुत कुछ अचानक हो रहा है। तुम सीईओ भी तो अचानक ही बन गए, तो ये पार्टी अचानक क्यों नहीं हो सकती? आज सिर्फ तुम और मैं और मेरी याच। जैसा दोस्त का मन, चलो। समर, जैसी उथल पुथल इस समुंदर में आज हो रही है, वैसी ही उथल पुथल आज मुझ में हो रही है। इस पोजीशन पर तो मुझे पहुंचना ही था, मगर यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा नहीं था। वक्त ने मेरी किस्मत बदल दी यार, और मेरी किस्मत पलट दी। ये सब जो तुझे मिला है ना रवीश, वो मेरी किस्मत में था। तूने मुझसे मेरी किस्मत छीनी है। समर, कहना क्या चाहते हो? अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता रवीश, अब करना चाहता हूं, और वो मैं करके ही रहूंगा। समर, तुम कुछ अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मुझे लगता है हमें यहां से जाना चाहिए। हम नहीं, सिर्फ तुम जाओगे इस दुनिया से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या बकवास है समर? मैं तुम्हारे इस घटिया मजाक को नहीं झेल सकता। वापस चलो। इंटरनेशनल कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई थी मेरी। समर की अति महत्वाकांक्षा ने रवीश की खुशी तो छीनी ही, वहीं उसे मारकर उसका यमदूत भी बन गया। हर किसी के साथ प्यार से व्यवहार करने वाले रवीश की मौत ऐसे भी होगी, ये किसी ने तो क्या खुद रवीश ने भी नहीं सोचा था। वो अब मर चुका था। हर जगह तलाश लिया है सर, रवीश का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है सीईओ की पोस्ट मिलने का पता चलते ही उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहीं किसी 5 स्टार होटल के रूम में पड़ा होगा शराब पीकर। खैर, वक्त को शायद यही मंजूर था कि सीईओ रवीश नहीं तुम बनो। आर यू श्योर सर? तुम्हें मेरे फैसले पे कोई शक है? नो सर, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि कल तक का वेट कर लेते हैं। वक्त और बिजनेस किसी के लिए नहीं ठहरता समर। अनाउंसमेंट कल के लिए टाल दो और तैयारी करो। जी सर, थैंक यू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान्
मृत्योर्मोक्षी अमामृतात्। ओम। प्रभु की इच्छा लाई है, प्रभु की इच्छा लाई है तुझे मेरे पास। उन्हें भी न्याय चाहिए, तुझे भी न्याय चाहिए। मिलेगा, न्याय मिलेगा। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम भट। जा बालक, न्याय कर। न्याय मिलते ही वापस अपनी दुनिया में चले जाना। देख जॉनी, ये मेरा प्रमोशन डे है। सब कुछ बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, कुछ एवरेज नहीं होना चाहिए, समझा? सीईओ की अनाउंसमेंट है ये, सीईओ की। हाँ ठीक है, रख। रवीश, वो यहां कैसे आ सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हैरान है कि मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ हाँ, तुम तो मर चुके हो। फिर मरने मारने का हक तेरे पास नहीं है, ऊपर वाले के पास है। उसी ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि सिर्फ मेरा ही वक्त पूरा नहीं हुआ है, मेरे दुश्मन दोस्त का भी वक्त पूरा हो गया है, जिसने तुझे अपनी स्वार्थ भरी महत्वाकांक्षा के चलते मार दिया। मेरे परिवार के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। रवीश, रवीश देख, मैंने तेरे साथ गलत किया है, क्योंकि मैं गलत आदमी हूं यार। पर तू तो सही है ना, अच्छा इंसान है यार। मैंने तेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा, पर तू तो मेरे परिवार के बारे में सोच। माफ कर दे भाई, माफ कर दे। मैं माफी देने वापस नहीं आया, तुझे साथ ले जाने आया हूं। चल। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सीईओ बन चुका हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भागता कहाँ है आस्तीन के सांप? तेरा फन कुचलने के लिए ही तो मैं आया हूं। लालच, जलन और स्वार्थ से भरी सभी महत्वाकांक्षाएं हमेशा से बुरी होती हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाओं में अक्सर खून की नदियां बहती हैं। अगर आपके दिल में भी साम दाम दंड भेद की नीतियां अपनाकर आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है तो उसे त्याग दो, वरना आघोरी कभी भी न्याय करवा सकता है।